हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपने 9th-10th क्लास में भी बेसिक आइडिया उन सब चीज़ों के बारे में लिया है, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने पदार्थ की अवस्था पढ़ी थी, उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में, यानी कि भौतिक जो उसका वर्गीकरण है उसके अंतर्गत उसकी अवस्थाएं आई थी, और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने उसको दो भागों में विभाजित किया था, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू किया था। शुद्ध पदार्थ में हमने तत्वों को पढ़ लिया था। आज हम कंपाउंड की बात करेंगे, और साथ ही दूसरा जो उसका पार्ट है जिसको कि मिश्रण कहा जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो ये आपका चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैटर की बात की थी। मैटर यानी कि जिसको आपका क्या कहा जाता है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या है आपका, यहाँ पर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो एक चीज जिसमें आपका क्या है, द्रव्यमान है और साथ ही जो आयतन भी रखती है यानी स्थान घेरती है, वो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, पदार्थ होंगी। ठीक है, तो जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा इसका, साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेरेगा। अगर आप किसी जगह पर रख रहे हैं इसको, तो स्थान घेर रहा है, तो यानी इसमें आयतन भी है। तो आप क्या कहेंगे, ये आपका एक क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। देन हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, यानी वर्गीकरण की बात की थी। वर्गीकरण हमने दो तरह से किया था। एक आपका था फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा आपका था केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण। पहले हमने बाहर से देखा कि पदार्थ दिखने में कैसा है, क्या क्या इसमें गुण है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि पदार्थ को तोड़कर देखते हैं कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो भौतिक वर्गीकरण जब आप बाहर से पदार्थ के गुणों को देख रहे हो, ठीक है, उस आधार पर वर्गीकृत कर रहे हो। रासायनिक वर्गीकरण जब पदार्थ के अंदर जाकर के मतलब क्या है कि उसका कंपोजिशन देख रहे हो कि वो किस चीज से मिलकर के बन रहा है। ओके, देन आपने यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें आपने तीन तरह से आपके पदार्थ को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया, मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, आपने कहा मैम भौतिक रूप से अगर हम देखें तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली होती है सॉलिड, जिसको हम ठोस कहते हैं, ठोस अवस्था। दूसरी होती है लिक्विड यानी द्रव अवस्था, और तीसरी आपकी होती है गैस। ठीक है, इनके आप लोगों ने अलग अलग गुण देख लिए। सॉलिड में आप बोलते हैं ठोस में आकार आयतन निश्चित है। ठीक है, द्रव में आप कहते हैं आयतन निश्चित है पर आकार अनिश्चित है। गैस में आप बोलते हैं कि आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। द्रव में और गैस में आपका फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी मिलती है। द्रव जहां पर आपका क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, वहीं गैस आपकी सभी दिशाओं में बहती है। उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है फ्लो करने का। ओके, रिजिडिटी की बात करते हैं आप लोग, तो सॉलिड रिजिड्स होते हैं, जबकि आप लिक्विड्स और गैस की बात करेंगे तो उनमें रिजिडिटी नहीं पाई जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात आप करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आप कहते हैं कि सॉलिड्स में, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्पेस बहुत कम है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है,
वहीं पर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो सॉलिड्स में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर लिक्विड्स में उनसे कम होता है, और गैस में वो अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम हो जाता है। तो ये आपने तीनों ही अवस्थाएं अपनी देखी थी। देन आप केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में आपने कहा कि पदार्थ को मैम हम कंपोजिशन देखेंगे, दो तरह के पदार्थ हमें मिलेंगे। एक पदार्थ ऐसे होंगे जो एक ही प्रकार की कणों से मिलकर के बन रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। समझ रहे हैं? जब हम शुद्धता की किसी भी कोई भी चीज आपकी शुद्ध कब है, जब उसमें अन्य कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, ठीक है ना। फॉरेन पार्टिकल किसे बोल रहे हैं, कोई अन्य चीज जब उसमें आ रही है, जब वो एक ही प्रकार के कणों, ये कोई पदार्थ है, ये एक ही प्रकार के कण से मिलकर अगर बन रहा है, ये सारे कण एक समान हैं, तो ये फिर कैसा हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप दूसरे पदार्थ की बात कर रहे हैं, इस दूसरे पदार्थ में आपका दो से ज्यादा प्रकार के कण हैं, तो ये कैसा हो गया, अब आपका ये अशुद्ध हो गया है। इसी अशुद्ध पदार्थ को आप क्या कह रहे हो बच्चे, इसी को आप मिश्रण भी कह रहे हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, समझ रहे हैं? तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आप सब्सटेंस को यानी पदार्थ को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका क्या होता है, मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, यानी शुद्ध पदार्थ हो गया एक पहला, और दूसरा आपका क्या होता है, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को आपने पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ओके, ऐसा कोई चीज जो आप जिसको आप एक सिंगल सब्सटेंस बोल रहे हो, एकल पदार्थ बोल रहे हो, या जो आपका सिंपल लैंग्वेज में आप बोलते हैं कि जो आपका एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं या शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कण किस किस प्रकार के हो सकते हैं, वो आपका एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है ना। देन आप इस बेस पर अपने प्योर सब्सटेंस को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहले हमने केमिकल क्लासिफिकेशन दी, रासायनिक हमने वर्गीकरण किया, जिसमें हमने बोला एक आपका प्योर सब्सटेंस आएगा, दूसरा आपका मिक्सचर आएगा। ठीक है, फिर हम प्योर सब्सटेंस को पढ़ रहे थे, हमने कहा प्योर सब्सटेंस क्या है, एक ही प्रकार के कण है यानी शुद्ध पदार्थ है। क्लियर। देन हम उस प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। ओके, यानी शुद्ध पदार्थ के अब दो भाग हो जाएंगे, एक आपका तत्व कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, यौगिक। यहाँ पर तत्व के बारे में आपने कुछ पढ़ा था कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एंड दैट दीज पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, ये एक ही प्रकार के आपके पार्टिकल से, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, और ये पार्टिकल आपके क्या होंगे, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। यानी आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन एक एटम है, लेकिन जब H2 की बात कर रहे हो तो ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन है दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही तत्व के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही एक ही प्रकार के एटम है। समझ रहे हो ना। अगर आप H2 की भी बात कर रहे हो तब भी आपको हाइड्रोजन के ही एटम मिलेंगे, वहां पर किसी और अन्य तत्व के परमाणु नहीं मिलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, दे ऑल कंटेन्स एटम्स ऑफ वन टाइप। इन सभी में एक ही प्रकार के आपके एटम्स पाए जाते हैं। ओके, हाउएवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। समझ रहे हैं, अलग अलग परमाणु जो होंगे अलग अलग तत्वों के, उनकी प्रकृति भी अलग अलग। जब आपका तत्व बदल गया, तत्व के बदलने से उसका परमाणु भी बदल जाएगा। जब परमाणु बदल गया तो परमाणु के बदलने से उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उसके ज्यादातर जो गुण है वो सारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन नेचर। ओके, जैसे हम कह रहे हैं एक ऑक्सीजन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम, तो हाइड्रोजन के एटम की अपनी प्रकृति है, उसके अपने गुण हैं।
जब आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो उसकी अपनी प्रकृति है, अपने गुण है वहां पर। और यहाँ पर मॉलिक्यूल का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच टू एटम्स कंबाइन टू गिव द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको H2 का एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसी आपका O2 पाया जाता है। तो सारी गैसेस क्या होती हैं, जिनमें आपका दो दो एटम मिलकर के कंबाइन हो रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं वहां पर, लेकिन है वो भी क्या, एलिमेंट्स ही हैं, आपके तत्व के अंतर्गत ही आप उनको पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से आपने तत्व को पढ़ा था। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, यानी कि यौगिक आपका क्या होता है। अब जिन तत्वों को आप पढ़ रहे थे, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन हो करके, एक साथ जुड़ करके, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं आपके, दोनों के अपने अपने परमाणु होंगे, दोनों के परमाणु आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन हो करके जिस नए आपके पदार्थ को बनाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड, यानी कि यौगिक कहलाएगा। तो इससे क्या समझे आप कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नया रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। ओके, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या है, ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस है। जब आप इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में पढ़ रहे हो, जब आपने इसको प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन में रखा है, तो ये प्योर सब्सटेंस ही होगा। एक एलिमेंट भी आपका क्या था, प्योर सब्सटेंस था, उसमें भी आपने कहा एक ही प्रकार के परमाणु पाए जा रहे हैं, कुछ अन्य चीज नहीं है उसमें, कोई अशुद्धि नहीं है उसमें, वो शुद्ध पदार्थ है। समझ रहे हैं, कंपाउंड भी आपका शुद्ध पदार्थ है। कैसे है वो अभी समझेंगे। Containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these elements by suitable chemical methods. Okay? आपका क्या होता है, कोई भी यौगिक जो है उसमें एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं, वो एलिमेंट्स का वेट का एक फिक्स्ड रेशियो रहता है जब भी आपका कोई कंपाउंड फॉर्म होगा। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने, उनके द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला बच्चे, यहां पर हमने की, चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका H है, ये आपका O है, दोनों ने मिल करके, दोनों जुड़े, ठीक है, और दोनों ने जुड़ करके आपका सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड बना दिया H2, जिसमें एटम्स का रेशियो क्या है, यानी परमाणुओं का जो आपका अनुपात है वो क्या है, 2:1 है। हमेशा दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ेंगे, तभी आपका वाटर यानी कि H2O का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और इसी रेशियो में पाए जाएंगे। लेकिन हमने क्या बोला, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होगा तो उनके द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात आपको देखने को मिलेगा। तो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात की बात करते हैं। H2 की बात की हमने, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दो एटम है तो 1 × 2, क्लियर। रेशियो ऑफ मास और वेट जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 × 2 ये हाइड्रोजन का के लिए था, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक मास, 2 × 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 का रेशियो आ जाएगा। तो जब भी आपका जल कहीं पर बन रहा होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 रहेगा। ये फिक्स है, ये निश्चित है, और तभी आपका जल बनेगा। समझ रहे हैं, कोई भी आप यहां पर आपने सिर्फ H2O की बात की, अब 2H2O में देख लो, 2H2O में आपका क्या हो रहा है, H आपके 4 हो रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी हो रही है, 16 पहले थी, 2, तो ये 2 क्या है, दोनों के लिए जो आगे आप 2 लिखते हैं। ठीक है, इसको भी अभी समझेंगे। 16 × 2 कितना हो गया, 32, 4:32, तो 1:8 का रेशियो आ गया फिर से।
तो चाहे कितने भी मॉलिक्यूल आपके जल फॉर्म हो रहे हैं, वहां पर कितने भी अणु बन रहे हैं जल के, वहां पर अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा, ये निश्चित है। और इसी की वजह से आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। जब भी जल बनेगा तो 1:8 के अनुपात में आपका पूरा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास है वो आपस में जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम बोलें कि 1 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, उस 1 ग्राम हाइड्रोजन से हमको जल बनानी है, तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन वहां पर लगेगी ही लगेगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तभी आपका जल बनेगा। ठीक है, या आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 1:8 के रेशियो में चलेंगे। अब ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 16 ग्राम हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। मोर ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट। ठीक है ना, आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज थी, इसके अपने गुण थे कुछ, इसका आपके अपने फिजिकल गुण रहे होंगे, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज रही होंगी। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके भी अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रही होंगी। लेकिन जब आप H2O की बात करते हैं तो H2O के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी, वो H और O से यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है? डिफरेंट है, यही कहा जा रहा है। समझ रहे हैं? तो कंपाउंड कुछ नहीं है, कंपाउंड भी आपका एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें तत्व आपस में अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, जिनको कि फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड का यूज किया जा सकता है। साथ ही आपका जो तत्व वहां पर हैं उनके अपने, जब वो अपनी शुद्ध अवस्था में तत्व के रूप में थे तो तब उनके अपने गुण थे, लेकिन जब उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, एक यौगिक बनाया, तो तब अपने उनके कुछ और गुण आ गए। यानी यौगिक के गुण तत्वों के गुण से डिफर करते हैं, डिफरेंट है। द कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दीज आर। अब आपके जो कंपाउंड्स होंगे, यौगिकों को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा 2 प्रकार से। पहला आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, जिनको नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है, सच एज रॉक एंड मिनरल्स। अ फ्यू एग्जांपल्स आर कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जिनको नॉन लिविंग स्रोतों से यानी निर्जीव स्रोतों से निकाला जाएगा कंपाउंड्स को, वो इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। और ऑर्गेनिक आपको कार्बन कंटेनिंग भी आप बोलते हैं ऑर्गेनिक को। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, जिसका मतलब क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स आपके क्या होते हैं? लिविंग सोर्सेस आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी आपके सजीवों से, सजीव स्रोतों से जिन कंपाउंड्स को आप निकाल रहे हो, या फिर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन कार्बन एंड एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, यानी कि आप इनको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। कुछ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आपका कार्बन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका होगा कार्बन, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल, फैट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये पूरा यौगिक के बारे में हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए ना, नेक्स्ट आपका देखते हैं मिक्सचर या मिश्रण जिसे कहा जाता है, जो कि आपका केमिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड आपका टाइप था। ओके, मिश्रण क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। देखो, आपने कंपाउंड देखा था, कंपाउंड में भी आपके 2 तत्व आ रहे थे, 2 से ज्यादा तत्व भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर मिश्रण अलग कैसे है? मिश्रण अलग ऐसे है कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो आप फिक्स्ड बता रहे थे ना कंपाउंड में, कि हम जल बना रहे हैं तो 1:8 का आपका द्रव्यमान का अनुपात फिक्स रहेगा, वो यहाँ पर नहीं है। मिश्रण आपने कुछ भी मिला दिया है, आपके पास चीनी थी, उसमें आपने नमक मिला दिया, उसमें आपने मिट्टी भी मिला दी, उन सबको आपने पानी में मिला दिया, तो ये मिश्रण हो गया। कोई अनुपात ही नहीं है किसी भी चीज का, तो उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रण कहा जाएगा। और मिश्रण आपका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है वहां पे, जैसे कंपाउंड बनाने के लिए आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है,
वो केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। मिश्रण बनाने में ऐसा नहीं हो रहा है, आप फिजिकल मेथड से भी उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मिक्सचर आर मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर, पेंट ग्लास, सीमेंट, वुड, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। तो ये सारे आपके मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आपके दो टाइप के मिक्सचर आएंगे, एक होमोजीनस मिक्सचर आएगा और दूसरा हेटेरोजीनस मिक्सचर आएगा। ओके, होमोजीनस मिक्सचर जिसको समांगी मिश्रण आपका कहा जाता है, ये आपका पहला है समांगी मिश्रण। नाम से ही समझ लीजिए, समांगी मिश्रण यानी समान अंगी मिश्रण। ठीक है, थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम रहता है। जैसे पानी में आप चीनी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, चीनी अच्छे से घुल जाती है। घुलने के बाद बहुत अच्छे से डिजोल्व कर लिया है तो क्या होगा, अगर आपने ऊपर का सिर्फ लिया, टेस्ट किया उसको, ऊपर का जो आपका सोल्यूशन बना है, उतनी ही मिठास ऊपर होगी, उतनी ही मिठास आपके मिडिल वाले पार्ट में होगी, और लास्ट वाला सिप लेंगे उसमें भी उतनी ही मिठास होगी। यानी चीनी पूर्ण रूप से सारे पानी में अच्छे से घुल चुकी है और समान रूप से वहां पर पाई जा रही है, सभी जगह उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समान है। ओके, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, जिसको हम थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम बोल रहे हैं, वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिल रहा है। एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, पानी और चीनी को आपने मिलाया तो उसमें कोई एज सच बाउंड्री आपको नहीं दिखती है वहां पर कि यहाँ तक चीनी है और यहाँ से यहाँ तक पानी है। जब चीनी और पानी अच्छे से घुल जाते हैं तो ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसी कोई सीमा वहां पर आपको नहीं दिखती है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ शुगर सोल्यूशन इन वाटर, पानी में आपने चीनी को मिला दिया, सेम शुगर वाटर कंपोजिशन थ्रू आउट एंड ऑल प्रोपोर्शन हैव द सेम स्वीटनेस। ओके, देन हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करेंगे, जिसको कि आपका क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण। इसके नाम से ही समझ आता है, विषम अंगी। ठीक है, यानी अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। ओके, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजीनस इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, उस किसी भी मिश्रण को तब आपका हेटेरोजीनियस कहा जाएगा जबकि उसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग जो उसके घटक हैं उनमें एक सीमा दिख रही है उनके बीच में। ठीक है, वो आपस में विलय नहीं हो रहे हैं। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन इवन विद नेकेड आइज। ओके, यानी हम अपनी नग्न आंखों से भी उसके कंपोनेंट्स को आराम से देख सकते हैं। जैसे कि पानी में रेत मिला दिया है, बहुत समय तक भी डिसॉल्व करने का प्रयास करोगे वो उसमें नहीं घुलेगी क्योंकि वो उसमें अविलेय है, और जब आप थोड़े समय के लिए उसको रख दो तो आपको अलग अलग सीमाएं बनती हुई दिखती है कि रेत यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पानी है, ऐसी आपको सीमा दिखेगी। और आप नेकेड आइज से, अपनी नग्न आंखों से भी रेत को देख सकते हैं उस पानी के अंतर्गत। यानी पानी और रेत क्या हो गए, घटक हो गए उस मिश्रण के। ओके, so for example when iron filling with and sulfur powder are mixed together, the mixture formed is heterogeneous. It has grayish yellow appearance and the two constituents iron and sulfur can be easily identified with naked eyes. Okay, iron और sulfur दोनों का मिक्सचर बनाया और दोनों का मिश्रण कैसा बना, वहां पर नेकेड आई से हम दोनों अवयवी घटकों को आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो खत्म होता है। ठीक है, आने वाले सेशन में यूनिट्स की बात करेंगे तो होमवर्क में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आप लोग पढ़ के आएंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। मिक्सचर के दो टाइप पढ़े आपने, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। होमवर्क में आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ के आना है, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।